लालच बुरी बलाए। कहते हैं किसी भी चीज़ के प्रति किसी व्यक्ति को यदि उसकी लालच लग जाती है तो वो व्यक्ति उस जगह पे चला ही जाता है, ये जानते हुए भी कि वो जगह खतरों से खाली नहीं है। इसी वजह से एक व्यक्ति की जान चली जाती है और इसकी पता जब उसके घर वालों को पता चलता है तो उनके कानों पे यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, मैं संतोष कुमार, संतोष क्राइम में आप सभी का स्वागत है। आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहें हमारे चैनल पर। आज की सच्ची घटना जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ ये है असम प्रदेश गुवाहाटी का। गुवाहाटी के अंतर्गत एक थाना पड़ता है जुलकबारी। मैं बात कर रहा हूँ 5 फरवरी 2024 का। इसी जुलकबारी थाने में एक व्यक्ति शाम के 4-5 बजे फ़ोन करता है और वह व्यक्ति बोलता है मेरा नाम प्रकाश थापा है, मैं रेडिसन ब्लू होटल से बोल रहा हूँ। इस होटल में कमरा नंबर 922 में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है। इस तरह की सूचना जब पुलिस को मिलती है तो पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ उस होटल में चली जाती है और जाने के बाद उस लाश को जब देखती है तो पुलिस को लगता है कि इस व्यक्ति को एक दो व्यक्ति ने नहीं मारा है, कई व्यक्तियों ने मिलकर मारा है, क्योंकि उस व्यक्ति के नाक और मुंह से ब्लड निकला हुआ था। उस व्यक्ति का उम्र लगभग 45-46 साल था। पुलिस उस होटल में अच्छे से छानबीन की और उस मौत के बारे में जानने की कोशिश की, पर पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। फिर पुलिस प्रकाश थापा से पूछताछ की, जो होटल के मैनेजर थे, तो वो बोले कि हमारे फ़ोन पे अननोन नंबर से एक कॉल आया था और वो व्यक्ति बोला था कि कमरा नंबर 922 में जो व्यक्ति ठहरा हुआ है उसका तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप लोग उसको फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराइए। तो जब प्रकाश थापा को इस तरह की सूचना मिली तो प्रकाश थापा जो मैनेजर थे होटल के, वो जा कर के 922 कमरा नंबर में देखे तो उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। तो मौत की सूचना वो प्रकाश थापा तुरंत पुलिस को देते हैं और प्रकाश थापा पुलिस को ये बताते हैं कि ये व्यक्ति हमारे होटल का परमानेंट कस्टमर था। यह व्यक्ति पुणे शहर का रहने वाला है। ये डायमंड और कार का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इसका नाम सुरेश कामले था। ये अपने एक महिला मित्र के साथ इस होटल को बुक किए थे। जैसे ही पुलिस उस महिला का नाम सुनती है तो पुलिस फिर प्रकाश से पूछती है कि वो महिला कहाँ है। तो प्रकाश बताते हैं कि मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि वो महिला कहाँ पर है, पर उस महिला का नाम अंजलि शाह है। वो महिला पश्चिम बंगाल हावड़ा की रहने वाली है। उसकी उम्र 27 साल है। जैसे ही पुलिस इस बात को सुनती है तो पुलिस उस मृतक डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही साथ सुरेश के घर पे सूचना दे देती है पुलिस। और सुरेश के घर पे एक उसकी बीवी और एक बेटी और एक बेटा रहते हैं। जब इस चीज़ को परिवार वालों ने सुना तो परिवार वाले फ़ौरन पुणे से गुवाहाटी के लिए चले आते हैं और गुवाहाटी आकर के वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसका बेटा जो था उसका विशाल कामले नाम था। उसके ही कहने पर पुलिस फ़ौरन 302 के मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की छानबीन करना शुरू कर देती है। जब पुलिस इस केस की छानबीन शुरू किया तो पुलिस सबसे पहले उस होटल में जाती है और उस होटल में जाने के बाद सीसीटीवी कैमरों को चेक करती है। तो सीसीटीवी कैमरे में ये मिला कि अंजलि उस होटल में एक अदर व्यक्ति के साथ जाती है करीब 4:30 बजे के आसपास। पुलिस ने उस प्रकाश थापा मैनेजर से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है। तो प्रकाश थापा बताते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता है, पर ये व्यक्ति हमारे होटल का ही कमरा नंबर 1024 को बुक किया है। फिर पुलिस जा कर के उस होटल के रजिस्टर को चेक करती है तो उससे पता चलता है कि इस व्यक्ति का नाम विकास शाह है।
जो कि खुद पश्चिम बंगाल हावड़ा का रहने वाला है। इसका उम्र 27 साल है। पुलिस ने इन दोनों को सीसीटीवी कैमरे में देखा था। फिर पुलिस इन दोनों का मोबाइल नंबर लेती है और मोबाइल नंबर लेने के बाद पुलिस ने इन दोनों का नंबर सर्विलांस पर डाल देती है। दरअसल इन दोनों का मोबाइल ऑन ही नहीं बल्कि लोकेशन भी दिखाता था। तो पुलिस को लोकेशन दिखाता था कि ये दोनों गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन की ओर जा रहे हैं। जैसे ही लोकेशन दिखाता है पुलिस फ़ौरन गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है। फिर पुलिस को इन लोगों का लोकेशन रेलवे स्टेशन से गुवाहाटी हवाई अड्डे की तरफ जाने का दिखाई देने लगता है। फिर पुलिस उन दोनों के लोकेशन का पीछा करते हुए जाती है। आखिरकार हवाई अड्डे के रास्ते में जाते हुए एक टैक्सी में दोनों को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद पुलिस अपने कस्टडी में लेकर के उन दोनों से पूछताछ करती है सुरेश के मर्डर के बारे में। तो वो अपनी सच्चाई बताते हैं। तो उनके सुरेश के परिवार वालों को सुन कर के यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इसकी शुरुआत घटना से ठीक 1 साल पहले होती है, जब भी सुरेश अपने बिजनेस व्यापार के लिए पश्चिम बंगाल जाता था। तो वह एयरपोर्ट के एक होटल नेताजी सुभाष चंद्र होटल में जाता था और वहां पर अंजलि को पहली बार देखा। और अंजलि उस होटल में स्टोर मैनेजर थी और अंजलि काफ़ी देखने में सुंदर, यंग और जवान लड़की थी। और सुरेश जब देखा तो अंजलि को देखते रह गया और अंजलि को पसंद करने लगा। इस सिलसिले में सुरेश जब भी पश्चिम बंगाल जाता था तो उस होटल में अवश्य जाता था और अंजलि से वो नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा और अंजलि के पास जाता था। फिर अंजलि भी सुरेश को बार बार देखती थी उस होटल में। तो अंजलि भी सुरेश को समझने में देर नहीं की। हालांकि सुरेश और अंजलि के उम्र में काफ़ी फासला था, फिर भी अंजलि उस होटल की स्टोर मैनेजर थी। तो एक दिन अंजलि सुरेश से बात की तो अंजलि को पता चला कि ये आदमी डायमंड और कार का बिजनेसमैन है। बल्कि बिजनेसमैन नहीं, इसके पास काफ़ी पैसा है। तो फिर इस बात को समझकर अंजलि भी सुरेश से दोस्ती कर लेती है। अंजलि भी जब सुरेश को पसंद करने लगी तो सुरेश खुश हो गया और दोनों मोबाइल फ़ोन से बातचीत करना शुरू कर दिए। ऐसे ही बातचीत चलता रहा। फिर सुरेश अंजलि को महंगे महंगे गिफ्ट ला कर के देता था और अंजलि भी खुश हो गई। फिर अंजलि को कुछ पैसे भी देता था। तो अंजलि भी अपने आप को नहीं रोक पाई और दिल खोल के बात करना शुरू कर दी। फिर इन दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दोनों आपस में रिलेशन संबंध भी बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लगभग इन लोगों का सिलसिला चलता रहा और सुरेश के परिवार वालों को इसकी कोई पता रता नहीं चला कि हमारे पति क्या कर रहे हैं बाहर में, क्या नहीं कर रहे हैं। सुरेश और अंजलि का प्रेम प्रसंग चल ही रहा था। इसी बीच में अंजलि के जीवन में एक और व्यक्ति का एंट्री हो जाता है। उसका नाम होता है विकास शाह। वो भी पश्चिम बंगाल का रहने वाला होता है। उसका उम्र 27 साल होता है और इसके बारे में सुरेश को पता नहीं चलता है। साल भर बीत जाता है सुरेश का अंजलि के साथ प्रेम मोहब्बत। फिर सुरेश को एक दिन पता चल ही जाता है इसके जीवन में विकास शाह का भी एंट्री हो चुका है। तो सुरेश बोलता है, अंजलि को काफ़ी समझाता है कि तुम उससे मिलना जुलना छोड़ दो, उससे मत मिलो। और काफ़ी गुस्सा भी हो जाता है सुरेश, पर अंजलि नहीं मानती है। अंजलि का कहीं न कहीं सुरेश से भी जी भर चुका था। अंजलि सुरेश को छोड़ना चाहती थी पर विकास शाह को नहीं छोड़ना चाहती थी। और अंजलि सुरेश को ये कहती है कि अब तुमसे हमको नहीं मिलना है, तुम हमारे पास फ़ोन मत करना। और सुरेश काफ़ी समझाता है क्योंकि सुरेश ने अंजलि से शादी करने का मन बना लिया था। और सुरेश के काफ़ी समझाने पर अंजलि नहीं मानती है। तो आखिरकार सुरेश भी जान जाता है कि अब ये हमारा बात नहीं मानने वाली है। तो सुरेश ने जब अंजलि के साथ आपत्तिजनक संबंध बनाया था तो उसका कुछ फ़ोटो वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया था। तो उस फ़ोटो वीडियो के माध्यम से सुरेश अंजलि को डराने धमकाने लगता है
कि तुम यदि हमारा बात नहीं मानोगी तो ये सारा मैं फ़ोटो वीडियोस विकास को भेज दूंगा। फिर भी अंजलि उसके डराने धमकाने पर सुरेश की बात नहीं मानती है। तो आखिरकार सुरेश एक दिन वो फ़ोटो वीडियोस विकास को भेज ही देता है। जब वो फ़ोटो वीडियो विकास देखता है तो अंजलि से पूछताछ करता है, तो अंजलि भी साफ साफ बता देती है कि हाँ, हमारा सुरेश से प्रेम प्रसंग चल रहा था, पर मैं जब से तुमसे मिली हूँ तब से उससे कोई मतलब नहीं है, पर वो हमारा फ़ोटो और वीडियो कैप्चर करके रख लिया है, इसी के द्वारा हमको ब्लैकमेल कर रहा है। जब अंजलि विकास को ये सारी बातें बताती है तो विकास भी अंजलि के बात को समझ जाता है, क्योंकि विकास भी अंजलि से काफ़ी प्यार करता था, काफ़ी पसंद करता था और शादी भी विकास अंजलि से करने के लिए तैयार था। विकास और अंजलि जब आपस में बैठ के राह मशवरा करते हैं तो आखिरकार एक रास्ता वो निकालते हैं और विकास बोलता है अंजलि से कि तुम कोलकाता के एक होटल में सुरेश को बुलाओ और यहीं पर बुला करके उसका मोबाइल लूट लेते हैं। और जब अंजलि सुरेश को इस तरह से बुलाती है होटल में तो सुरेश भी कहीं न कहीं जान चुका था। सुरेश को भी विश्वास नहीं था अंजलि के ऊपर, तो सुरेश बोलता है ठीक है मैं आऊँगा, पर वहाँ पर विकास नहीं होना चाहिए। पर सुरेश वहाँ पर नहीं जाता है। सुरेश अंजलि से कहता है कि तुम मेरे यहाँ आओ, गुवाहाटी में मैं एक होटल बुक करता हूँ, तो यहीं पर आपस में दोनों मिलते हैं और राह मशवरा करते हैं। तो अंजलि मान जाती है। इधर सुरेश गुवाहाटी के रेडिशनल ब्लू होटल में कमरा नंबर 922 बुक कर लेता है और वहीं पर अंजलि को मिलने को बुलाता है। और अंजलि जब आती है तो अंजलि विकास को भी इसकी सूचना दे देती है और विकास भी उसी होटल में कमरा नंबर 1024 को बुक कर लेता है और विकास भी वहां पर चला जाता है। जब अंजलि और सुरेश उस रूम के अंदर चले जाते हैं तो सुरेश काफ़ी अंजलि को समझाने की कोशिश करता है, पर अंजलि नहीं समझती है और बातों बात में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है दोनों का। सुरेश कुछ देर के लिए बाथरूम में चला जाता है। जब सुरेश बाथरूम में चला जाता है तो अंजलि इसकी सूचना विकास को दे देती है और दरवाज़ा खोल देती है। फिर विकास उस रूम में एक बैग लेकर के एंट्री कर जाता है और फिर दरवाज़ा लॉक कर देते हैं अंदर से। फिर जब सुरेश बाथरूम से रूम में आता है तो सामने विकास को देखता है और काफ़ी घबरा जाता है और दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। और विकास पूरी तैयारी के साथ गया था, बैग में एक रस्सी लेके गया था और कुछ नींद की गोलियां लेके गया था। और जब दोनों आपस में लड़ने लगते हैं तो अंजलि भी विकास का ही साथ दे रही थी और इस तरह से जब लड़ रहे थे तो दोनों अंजलि और विकास मिल करके सुरेश को काफ़ी ज़्यादा मारपीट करते हैं और उसका गला दबा देते हैं और फिर वो बेहोश हो जाता है। जब सुरेश बेहोश हो जाता है तो अंजलि और विकास उस रूम से निकल करके लगभग 4:30 बजे फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद सीधे वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे जाने के बाद उनको पता चलता है गुवाहाटी से कोलकाता के लिए कोई ट्रेन नहीं है, सारी ट्रेनें छूट चुकी हैं। फिर वो वहाँ से हवाई अड्डे की ओर जाना शुरू कर देते हैं। जब हवाई अड्डे की ओर वो जाते हैं तो वहीं से वो फ़ोन करते हैं होटल के मैनेजर से कि कमरा नंबर 922 में एक व्यक्ति पड़ा हुआ है जो कि बेहोश है, उसका तबीयत ख़राब है, उसको आप लोग एडमिट कराइए। जब इसकी सूचना वो मैनेजर को देता है तो मैनेजर जा कर के देखते हैं वहाँ पर तो उसकी मृत्यु हो गई होती है और विकास को लगता था कि शायद वो अभी बेहोश ही होगा और वो सुरेश का मोबाइल भी लेकर के भाग गए होते हैं। जब पुलिस अंजलि और विकास को पकड़ती है और सुरेश का मर्डर के बारे में पूछताछ करने के बाद पुलिस सीधा अंजलि और विकास दोनों को जेल भेज देती है।
ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, ताकि इस तरह से संसार में बहुत सारे घटनाएं घट रही हैं। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।